नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मिसलेनियस एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 27 देखो. मोलैरिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट दी हुई है. सोडियम थायोसल्फेट का एक सॉल्यूशन है एंड वी आर गिवन विद द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन. वी आल्सो नो द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट. ओके, अगेन वही चीज आगे घूम फिर के दोनों कंसंट्रेशन दी हुई है. नई कंसंट्रेशन तीसरी फॉर्म में कंसंट्रेशन निकालनी है. कैसे करेंगे? कंसीडर 100 ml सॉल्यूशन. क्योंकि डेंसिटी दी हुई है तो ml वॉल्यूम लेना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वॉल्यूम लेंगे तो डायरेक्टली मास आएगा, तो आसानी हो जाएगी. ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन दैट वुड बी 1.25 डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 100 विच इज 125 ग्राम्स. ये तो आ गया सॉल्यूशन का मास, टोटल मास जिसे कहते हैं. अच्छा, मास परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? सोडियम थायोसल्फेट का मास भी चाहिए होगा, टोटल मास भी चाहिए होगा. टोटल तो मिल गया, सोडियम थायोसल्फेट का और चाहिए. उसके लिए क्या करेंगे? मोलैरिटी को यूज करेंगे. कैसे? वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी पता है, मोल्स आ जाएंगे. मोल्स कितने हो जाएंगे? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितनी है? 100 ml. कन्वर्ट कर लो लीटर्स में, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 1000 विच इज 0.3. इतने मोल्स हो गए. मतलब सोडियम थायोसल्फेट के इतने मोल्स हैं. अब इन मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लो. मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मास ऑफ Na2H2O3 would be moles into molecular mass which is 158. So here the number mass of Na2H2O3 sodium thiosulfate would be 47.4 grams. मास आ गया, यहाँ पे मास आ गया, टोटल मास आ गया और मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट आ गया. अब आसानी से मास फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. मास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? मास फ्रैक्शन हो जाएगा या फिर मास परसेंटेज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट वुड बी 47.4, जो कि Na2H2O3 का मास था, डिवाइडेड बाय 125 जो कि टोटल मास था. इट वुड बिकम, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो मास परसेंट हो जाएगी, इनटू 100 कर दो. ठीक है. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ Na2H2O3 निकालना है. अब ये बहुत आसान है. क्यों? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हमें क्या चाहिए? यहाँ पे वाटर है और सोडियम थायोसल्फेट है, दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स चाहिए ना. क्या कर सकते हैं उसके लिए? उसके लिए एक काम किया जा सकता है कि यहाँ से जो हमारे लास्ट पार्ट में 47.4 और 125 मासेस आए थे ना, उनको एम्प्लॉय करेंगे. कैसे? मोल्स कितने आए थे? मोल्स ऑफ Na2H2O3 कितने आए थे? 0.3. ठीक है. अच्छा, मास ऑफ वाटर कितना होगा? क्योंकि वाटर के भी मोल्स पता चाहिए हमें. वाटर का मास कितना होगा? वाटर का मास होगा टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को हटा दो, जो बचा वो सॉल्वेंट है, उससे वाटर का मास आ जाएगा. मतलब 125 माइनस 47.4, ये जो आएगा हमारे पास 77.6 ग्राम्स वाटर का मास आ गया. अब हमारे पास वाटर का मास है और वाटर के मोल्स भी आ सकते हैं. मोल्स ऑफ H2O would be 77.6 divided by 18 which is 4.31. अब हमें ये पता है कि Na2H2O3 के इतने मोल्स हैं, वाटर के इतने मोल्स हैं. क्या करें? डायरेक्टली तो फॉर्मूला लगा के जाई निकाल सकते हैं. खत्म क्वेश्चन. बात बची मोलैरिटी की, मोलैरिटी ऑफ Na प्लस और मोलैरिटी ऑफ H2O3 2 माइनस की. अब इसके लिए थोड़ी सी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी. हमें Na2H2O3 की मोलैरिटी पता है, ठीक है, तो वो पक्की बात है जब सॉल्यूशन में जाएगा, वाटर में मिक्स होगा तो डिसोशिएट हो जाएगा. किस किस में? Na2H2O3 डिसोशिएट हो जाएगा, 2 Na प्लस देगा प्लस H2O3 2 माइनस देगा. मतलब अगर इसका एक मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 Na प्लस बनते हैं, एक H2O3 माइनस बनता है. यहाँ से एक चीज सीखने को मिलती है कि जितनी भी इसकी मोलैरिटी होगी, इसकी मोलैरिटी सोडियम की Na प्लस की उससे एग्जैक्टली डबल होगी. मतलब मोलैरिटी ऑफ Na प्लस कितनी हो जाएगी? 6. इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? इसकी सेम रहेगी, क्योंकि जितने ही ये टूटेंगे उतने ही ये क्रिएट होंगे. मतलब मोलैरिटी ऑफ H2O3 2 माइनस वुड बी सेम 3 मोलर. ऑलराइट, लेट अस सी एग्जांपल नंबर 28. ये एग्जांपल बिल्कुल 27 जैसे ही है, सिर्फ एक चीज डिफरेंट है इसमें. यहाँ पे वही तो जैसे 27 में था, मोलैरिटी एंड डेंसिटी वाज गिवन
यहाँ पे NaOH है और हमें निकालना है मोलैलिटी। करेंगे क्या, वही कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पे जाना है। क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक अमाउंट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज 1 लीटर कंसीडर कर लिया, 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन मतलब मास कितना होगा सोल्यूशन का, मास ऑफ सोल्यूशन हो गया 1.25 इंटू 1000, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये ml में है वॉल्यूम 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर है ना, तो इट वुड बी 1250 ग्राम्स। ये होगा सोल्यूशन का मास। अब क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज NaOH, कितने हो जाएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है 0.25 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर, ये हो जाएगा 0.25 मोल्स। अब मास ऑफ NaOH निकालने की जरूरत है सेपरेटली। वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, विच इज 40, इट वुड कम आउट टू बी 10 ग्राम्स। अब ये पता चल गया कि 1250 ग्राम्स जो है वो पूरा सॉल्यूशन है और 10 ग्राम्स उसमें कंट्रीब्यूशन है NaOH का। तो हम कह सकते हैं कि मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी हो जाएगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज 0.25 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, ये तो सॉल्यूशन का है, ये सॉल्यूट का है, सॉल्वेंट का होगा इन दोनों का डिफरेंस विच इज 1240। ये तो हुआ ग्राम्स में, केजी में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई, तो इट वुड बिकम 250 डिवाइड बाय 1240 मोलल। ठीक है, तो दिस वुड बी द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। Example number 29 is quite easy. Let us move forward to example number 30. Example number 30 में we are given with a solution of HCl जिसकी नॉर्मेलिटी बताई हुई है इनिशियली हाफ नॉर्मल, n/2 solution means normality is 1/2. Okay, so its normality is 1/2 and volume is 1 liter. If we heat such solution then the final volume is reduced to 750 cc. इसका मतलब है कि 250 cc बीच में से गायब हो गया है, वो इवेपोरेट हो गया है, और उस 250 cc में से कुछ HCl भी लॉस हुआ है, क्योंकि एक ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में वाटर था और HCl था। जब उसको हीट किया तो थोड़ा सा HCl गायब हुआ जिसका वेट दिया हुआ है, और बाकी बचा हुआ वाटर गायब हो गया। बताना क्या है कि जो नया सॉल्यूशन बना है उसकी नॉर्मेलिटी क्या है। क्वेश्चन काफी आसान है, सिर्फ डेटा इंटरप्रेट करना है। हमें यह पता है कि इनिशियली नॉर्मेलिटी थी 1, ठीक है, इनिशियली नॉर्मेलिटी 1 थी, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी वाज हाफ, सॉरी वॉल्यूम वाज 1, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये क्या आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का दूसरा तरीका, वेट डिवाइड बाय ई, इक्विवेलेंट वेट। HCl के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, n फैक्टर तो उसका 1 है क्योंकि इसकी बेसिसिटी 1 है, तो इसका n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 36.5। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो वेट आएगा that would be G would be 18.25। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन था हाफ नॉर्मल, उसमें HCl का वेट इतना था, ठीक है, HCl का वेट पता है कि उसमें इनिशियली इतना था। अच्छा, दूसरी चीज HCl अब लॉस कितनी हुई है 2.675, तो HCl रिमेनिंग कितनी है, क्योंकि इनिशियली इतनी HCl थी बाय वेट, लॉस इतनी हो गई ड्यू टू हीटिंग, बची कितनी 18.25 माइनस 2.675, तो यहां से हमारे पास बची हुई HCl का वेट आ गया 15.575 ग्राम्स। ये आ गया वेट ऑफ HCl दैट इज रिमेनिंग इन द सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 750 cc। अगर इसको कन्वर्ट कर ले इनटू लीटर्स दैट वुड बी 0.75 लीटर्स, तो वॉल्यूम वुड बी 0.75 लीटर्स। नॉर्मेलिटी न्यू क्या आ गई, न्यू नॉर्मेलिटी वुड बी जो यहां से मोल्स वेट आया है उसको मोल्स में कन्वर्ट कर, ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब ये हो जाएगा 15.575 डिवाइड बाय 36.5 जो कि उसका इक्विवेलेंट वेट है डिवाइड बाय वॉल्यूम 0.75। इसको इवैल्यूएट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा न्यू नॉर्मेलिटी। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड पार्ट में क्या है, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इन 100 ml ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। ये बहुत आसान है, ये उससे भी आसान है। इसमें क्या करना है, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसके अगर 100 ml सैंपल ले तो उसमें मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, ये तो बात हो चुकी है। हमें नॉर्मेलिटी पता है, नई वाली वॉल्यूम पता है, जो उसमें सैंपल ले रहे हैं नॉर्मेलिटी तो उसके लिए भी सेम रहेगी, क्योंकि तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इज ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब मिली इक्विवेलेंट्स निकालने हैं तो मिली इक्विवेलेंट्स मतलब इनटू 1000 कर देंगे बाद में, तो ये हो जाएगा
ग्राम इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी विच इज हाफ इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लीटर में ले लो, 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको 100 को, 100 ml को, दिस वुड बी 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब मिली इक्विवेलेंट्स ही है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये ग्राम इक्विवेलेंट्स है, तो मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे, इनटू 1000 करेंगे तो इट वुड बिकम 50 मिली इक्विवेलेंट्स। दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 32 पे जंप करेंगे अब हम। एग्जाम्पल नंबर 32 में क्या है, MgO, SiO2 और H2O, ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स एक ही कंपाउंड में है। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें 1 2 3 टाइप के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, बट एट द एंड ऑफ द सॉल्यूशन यू वुड गेट क्लियरिफाइड। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है कि MgO की प्रेशर, जैसे हमारे पास हमने एग्जांपल किया था ना कि हमारे पास एक कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स है, सपोज तीनों की परसेंटेज दी हुई है, टेबल बनाओ, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाता है। यहाँ पे क्या है, एलिमेंट ना दे के उसकी जगह कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड की परसेंटेज दी हुई है, इस कंपाउंड की परसेंटेज दे दी, इस कंपाउंड की परसेंटेज दे दी, मतलब एलिमेंट की जगह कंपाउंड को यूज करना है, ठीक है। सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस यहाँ पे दो चीजें डिफरेंट करेंगी कि यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला वर्ड यूज नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला की बात होगी, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कंपाउंड्स इन्वॉल्व है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का कोई कंसेप्ट बनता नहीं है सच। ओके, दूसरी चीज, अगर मैं कहता हूं कि एक कंपाउंड में 3 कंपाउंड है, उसका मतलब क्या है, मेरे पास, ठीक है, मैं टेबल बनाऊंगा, तीनों के नंबर आ जाएंगे कि इसका नंबर सपोज मेरे पास कैलकुलेट करने के बाद आते हैं 3 आता है, इसका 1 आता है, इसका 1 आता है आफ्टर कैलकुलेशन। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन होगी कि एक कंपाउंड में 3 कंपाउंड कैसे हो सकते हैं। वो ऐसे हो सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग नाम की चीज होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं वो आप 12th में पढ़ोगे, अभी बस समझ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा CuSO4.5H2O, क्या मतलब है इसका कि CuSO4 एक अलग कंपाउंड है, वाटर अलग कंपाउंड है, वाटर के 5 मॉलिक्यूल एक CuSO4 से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। डॉट का मतलब क्या है कि दोनों अलग अलग कंपाउंड से बट अटैच्ड है, वही चीज यहाँ पर है, तीनों अलग अलग कंपाउंड से बट अटैच्ड है। कैसे लिखेंगे, अगर 3 इसका नंबर है तो 3MgO.SiO2.H2O, बीच का सारा प्रोसीजर तो वही सेम रहेगा, टेबल का प्रोसीजर जैसे एलिमेंट्स के लिए करते थे वैसे इनके लिए करेंगे, ठीक है ना। सो इट इज डन। एग्जांपल नंबर 33 और 34 काफी आसान है, 35 करते हैं। 35 में थोड़ी सी नई चीज आई है, वो क्या है, 10 ml of a compound of a solution having density this much is mixed with 20 ml of a solution having density this much and finally the solution जो क्रिएट हुआ है उसकी डेंसिटी ये है, ठीक है। बताने की परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा। अब क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करें, देखो 2 सॉल्यूशन थे इनिशियली, एक ये सॉल्यूशन था, एक ये सॉल्यूशन था, फाइनली इनको मिक्स करने के बाद एक नया सॉल्यूशन आया है जिसकी डेंसिटी दोनों से डिफरेंट है। अब कैसे करेंगे, एक चीज ध्यान से सोचो तो एक चीज कॉमन होनी चाहिए, वो क्या, जितना इन दोनों का टोटल मास होगा वही इसका मास होगा। बाय कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस खत्म क्वेश्चन। इसके बाद तो यहाँ पे वॉल्यूम है, यहाँ पे डेंसिटी है, वॉल्यूम है डेंसिटी है, दोनों से मास निकाल लो, मास 1 हो जाएगा कि डेंसिटी 1 इज 0.7893, so it would be m1 by v1 equals to 0.7893. It would become v1 equals mass 1 equals to volume into density 7.893. ये पहले का मास आया। सिमिलरली सेकंड का मास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 19.94 ग्राम्स। m1 ये आ गया, m2 ये आ गया, दोनों के मास आ गए। अब फाइनली जो सॉल्यूशन बन रहा है ये, इसका मास भी इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए बाय कंजर्वेशन ऑफ मास। इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल मास आ जाएगा, टोटल मास आ जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू 27.83 ग्राम्स। ये टोटल मास आ गया हमारे पास। अब जब हमारे पास सॉल्यूशन का टोटल मास है 27.83 ग्राम्स, हमारे पास टोटल मास है सॉल्यूशन का, वही मास इसका रहना चाहिए फाइनली, क्योंकि ये कॉम्बो बना है दोनों से। अब इस केस में क्या है, अब इस केस में ये प्रोसीजर रिपीट कर देंगे बट रिवर्स कर देंगे। अगर हमें टोटल मास पता है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम निकालनी है, वी न्यू क्या हो जाएगी, वी न्यू हो जाएगी। जब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगाया, अगर डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो हो जाएगा मास
डिवाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय डेंसिटी 9571, इट वुड बी 29.0308 ml। इसका मतलब हमें ये पता चल गया फाइनली कि जो फाइनली सॉल्यूशन बना हमारा दोनों को मिक्स करने के बाद उसकी वॉल्यूम इतनी है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें फाइनल वॉल्यूम पता है, लेकिन अगर 10 ml इसके 20 ml इसके मिक्स करते तो क्या बनता, तो वॉल्यूम बनती 30 ml, और अब कितनी है 29.08 ml। वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई ना। अब वॉल्यूम डिक्रीज जो हुई है वो ही हमें परसेंटेज चेंज में की फॉर्म में बतानी है। कितनी वॉल्यूम डिक्रीज हुई है, डेल्टा बी इज इक्वल टू 30 माइनस 29.08, इट वुड बिकम इक्वल टू 0.92 ml। तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी, परसेंटेज निकालने के लिए 0.92 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, ये जो भी वैल्यू आएगी दिस इज योर आंसर। इतना होगा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम जो कि डिक्रीज हो गई। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 36 बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एम्पेरिकल फॉर्मूला की डेरिवेशन जैसे हमने करी है सेम वही मेथड चलेंगे उसमें। बाकी जो आपका एग्जांपल नंबर 37 है वो डायरेक्टली मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड है, उसमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 38 जो है उसमें क्या है, आप दूसरी अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो। हमें क्या दिया हुआ है कि मास परसेंटेज दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है इन फॉर्म ऑफ ग्राम पर ml। इन एग्जांपल नंबर 38 तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो पूरी डेरिवेशन भी कर सकते हो, नहीं तो हमने जो सीखा वो कर सकते हैं। क्या सीखा हमने कि x और d को यूज करके एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, कैपिटल M का 10x d by m0, वो डायरेक्टली अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एज फार एज एग्जांपल नंबर 39 इज कंसर्न, ये तो बिल्कुल सिंपल है। कॉपर सल्फेट का मास दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कितना मास उसमें से कॉपर का एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, सो ऑल दिस क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल एंड योर मोल कंसेप्ट इज नाउ चैप्टर इज ओवर। ओके, थैंक यू।